ओके, आज की जो हमारी क्लास होगी वो बेसिकली आपके इस 1935 जो हमने लास्ट क्लास बताया था उससे आगे की बात होगी, और संभवतः आज हम भारत को आजाद दिलाने तक की बात करेंगे आपके साथ। ज्यादा कुछ विशेष इतिहास यहाँ पे हर एक साल का नहीं है, बट फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रॉम द ईयर 19 आफ्टर 1935 टिल 1947 वो आपको मालूम होनी चाहिए। 1935 के बाद 1936, 1937, 1938 ये तीनों इतिहास के पन्नों से मौन है। इस कारण से इस तीनों ईयर पे हम कोई भी विशेष टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। 1939 का वो सदी था जिस सदी में हमने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की थी, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1914 से लेकर 1919 तक हुई थी, है ना। वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत हुई, 1 सितंबर को शुरुआत हुई थी। अभी लिखे मत, मैं वन बाय वन करके लिखाऊंगा, अभी सिर्फ मेरे को देखते रहे, मैं क्या बोलता हूं उसको सिर्फ सुनते रहे, डोंट राइट, है। मैं बता रहा हूं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जिस डेट को हुई थी, मैंने किसी भी कंडीशन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का डेट आपको नहीं लिखाया, सिर्फ ईयर लिखाया है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डेट आपको बोल रहा हूं 1 सितंबर 1939 से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब जर्मनी के हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया था, है ना। और उस समय से लेके जब तक 6 अगस्त 1949 और 9 अगस्त 1945 जब तक हमें क्रमबद्ध हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम नहीं गिराए थे, तब तक ये विश्व युद्ध चलता रहा था। तो पहली बात जो आपको जाननी 1939 में वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसका डेट किस कारण से हुआ वो भी, जो इमीडिएट रीजन है वो भी जानना है। हिटलर जो जर्मनी का था ने आक्रमण किया पोलैंड पे। तो यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आपने देखा था कि दो अलग अलग गुट बन गए थे, वैसे ही यहाँ भी दो अलग अलग गुट बन गए। एक को हमने बोला मित्र देश, दैट इज कॉल्ड एलाइड नेशन का जो ग्रुप था, और दूसरा था धूरी राष्ट्र, दैट इज कॉल्ड एक्सिस नेशन का ग्रुप था। तो दो अलग अलग विभाग यहाँ पे हो गए थे। दोनों विभाग के जो 3 इंपॉर्टेंट नेशन है वो आपको जानना पड़ेगा एटलीस्ट, कि एलाइड नेशन में कौन कौन से देश थे और आपके एक्सिस नेशन में कौन कौन से देश थे। तो पहली बात जो आपको मैंने बताई 1939 में वो था यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी बात जो आपको जाननी है वो ये है कि हमने एक और पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट कांग्रेस के अंदर ही जिस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, अभी कुछ ऐसा लोग, ऐसे व्यक्ति का जमावड़ा होना चाहिए जो कुछ आगे सोच सकते हैं। तो कांग्रेस के अंदर ही महात्मा गांधी हो या फिर आपके जो अलग बड़े नेता हो, उनके विरोध करने के बावजूद आपके सुभाष चंद्र बोस को उस 1939 में लाहौर में कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था, और लाहौर में ही उन्होंने एक नए पार्टी को फॉर्म कर दिया, दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपसे पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया, आंसर इज सुभाष चंद्र बोस, है ना। आपसे पूछा जाए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई, आंसर इज 1939। लिखें पहली बात 1939 में, है ना। क्या लिखा, हम क्या बताया हमने 1939 में, दो चीजें आपको जाननी है। पहला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1 सितंबर 1939 में हुई थी, जिस समय आपके इस जर्मनी के हिटलर ने, है ना, विश्व इतिहास में बहुत बड़ा नाम है ये हिटलर, जर्मनी के हिटलर ने अटैक किया था किस पे, तो पोलैंड जैसे यूरोपियन देश पे। उस समय से लेके आपका जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1945 तक चलता रहा था। यहाँ पे दो अलग अलग खेमे बट गए थे। एक को हमने बोला ALLIED, एलाइड नेशन बोले या फिर एलाइड ग्रुप बोले, बोथ आर सेम। और दूसरा धुरी राष्ट्र, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ग्रुप बोले। आप दिख रहा है एक्सिस ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे दोनों आपके देश इंपॉर्टेंट है कि एलाइड में कौन है और धुरी में कौन है। तो फ्रांस, पोलैंड, यूके एंड यूएसए। फ्रांस, एक मिनट, इधर हमने एलाइड लिखा है, इधर एलाइड की बात करते हैं। कौन था, तो जर्मनी।
किस पे अटैक किया? तो पोलैंड पे। इसका मतलब पोलैंड जो होगा वो अलग होगा। पोलैंड के साथ, पोलैंड लिखा हुआ दिख रहा है क्या? फ्रांस, यूके, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम जो हमारे ऊपर शासन कर रहा था, बाद में यूएसए भी इसमें शामिल हुआ था। तो बड़े नाम आपके एक्सिस ग्रुप में थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़े नाम है वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतेगा। लेकिन जर्मनी, जापान, जापान और इटली, ये जो देश थे इनका पराजय हुआ। तो नाम से ही देख के लगता है कि जो बड़े नाम हैं उन्हीं का, यूएसए जैसा बड़ा देश अगर शामिल हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वो जीतेगा। लेकिन जीता कौन, हारा कौन, इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बट एलाइड नेशन और एक्सिस नेशन में अगर ऑड मान आउट करने आपको दिया गया तो यू मस्ट नो कि एलाइड नेशन में कौन से देश थे, एक्सिस ग्रुप में कौन से देश थे। प्लीज पेन डाउन दीज ऑल फैक्ट्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड by the time 1st of September 1939 till 1945. The reason of Second World War was began with the attack of German Hitler on Poland. There were two groups. One was Allied Nation Group. Second was Axis Nation Group. है ना? You can pen down the different name of the Allied Nation country and similarly in Axis Group of countries. यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछिए कि सर ये क्या लिखा आपने? सर यूके के ऊपर कौन सा कंट्री लिखा है वो? यूके के ऊपर हमने लिखा है फ्रांस, जिसकी राजधानी है, क्या राजधानी फ्रांस की? रोम। वेरी गुड। और इटली का क्या है भाई? अगर फ्रांस का रोम है, आई एग्री, तो फिर इटली का क्या है? पेरिस। द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, आगे आने वाले समय में हम पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, वेयरएज रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। है ना? आपको इसकी करेंसी भी जाननी है, बट फॉर एसएससी एग्जामिनेशन करेंसी इज नॉट इंपॉर्टेंट कि फ्रांस का क्या है और इटली का क्या है। यहां पे कोई दिक्कत? इससे आगे चले? अरे चले क्या? हाँ तो बताओ ना। यस। कोई कंफ्यूजन हो तो फटाक से पूछने का कि सर ये नहीं समझ में आया। अभी मेरे को इतना सोच के बताओ कि इंडिया अगर पार्टिसिपेट करेगा, बाद में हम उसकी चर्चा करेंगे, तो किस ग्रुप में होगा इंडिया? इतना मेरे को बताइए। अगर इंडिया पार्टी, हाँ, किस में होगा? यस, क्योंकि उस समय हमारा 1939 में हमारे ऊपर चूंकि इंग्लैंड, ब्रिटेन राज कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटेन जिधर होगा उधर ही इंडिया होगा। और यहाँ पे बहुत बड़ी कहानी है। कहानी ये है कि बिना इंडियंस के पूछे ही इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया गया था, जिसकी बात आने वाले क्लास में हम करने वाले हैं। यहाँ पे डन। तो पहला हमारा जो 1939 का फैक्ट है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसको हमने समाप्त किया है। दूसरी जो फैक्ट आप लिखेंगे दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी लिखें। सेकेंड फैक्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक बाय, किसने एस्टैब्लिशमेंट किया वही बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इनको हमने जो टाइटल दिया था वो टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया इसकी बात हम बाद में करेंगे कि हिटलर ने दिया, कब दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कह के किसने बुलाया पहली बार, या नेताजी का जो टाइटल है वो किसने दिया? तो हिटलर ने दिया था, उसको अभी आप छोड़ दीजिए। SUBHASS, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक was established by सुभाष चंद्र बोस in 1939। और अगर लिखना है थोड़ा सा, अगर स्मार्ट है तो थोड़ा सा फटाफट लिख लीजिएगा, द टाइटल ऑफ नेताजी वाज गिवन बाय हिटलर, है ना? लेकिन आगे चल के हम बात करेंगे किसने किसको कौन सी टाइटल दी, गांधी जी को महात्मा की टाइटल किसने दी, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को कौन सा टाइटल दिया गया था? कौन सा नाम से हम बुलाते हैं? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन नहीं बोलने का, द ग्रैंड ओल्ड मैन। सॉरी, ग्रैंड ओल्ड मैन। हाँ, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए, 1939 को हमने खत्म किया है, दोनों फैक्ट को। फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट, बोलो 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 बोलो, लिखाता हूं।
लिखें आप 1939 में। दूसरी बात, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। ईयर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ईयर ऑब्वियस सी बात है 1939 ही होगी। चले? हाँ सर। अब आते हैं 1940 1940 के इतिहास पे। 1940 का जो इतिहास है वो इंपॉर्टेंट इस कड़ी में है कि हम आगे बढ़ रहे थे, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था। यहां पे ये कहा गया कि जो हमारे इंडिया में दो पार्टी उभर के काम कर रही थी, एक का नाम था आईएनसी और दूसरे का नाम था इंडियन मुस्लिम लीग, आईएमएल। ये दोनों नाम से अवगत है क्या? यस सर। इस दोनों नाम से अवगत है क्या? यस सर। आईएनसी और आईएमएल, इन दोनों का एक कॉन्फ्रेंस हुआ। ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ? तो लाहौर में हुआ। ये नाम अपने आप में भी बहुत बड़ा है, लाहौर कॉन्फ्रेंस, है ना। लाहौर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो सिर्फ आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि लाहौर कॉन्फ्रेंस कब हुआ और लाहौर कॉन्फ्रेंस किसके बीच में हुआ। तो लाहौर कॉन्फ्रेंस वो कॉन्फ्रेंस था आपके आईएमएल का, बेसिकली आईएमएल का ही था, मुस्लिम लीग का ही वो कॉन्फ्रेंस था। और इस मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में एक नए राष्ट्र की मांग की गई थी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन कि पाकिस्तान जैसे अलग देश की मांग किसने की और पाकिस्तान जैसे नए वर्ड को किसने बोला। एक नाम था चौधरी इकबाल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सुना है क्या? यस सर। सरफरोशी की तमन्ना दिल में सुना है ना। तो ये जो गाना है, ये जो Yes, sir. गाना है वो लिखा किसने? तो इकबाल ने ही लिखा था, मोहम्मद इकबाल चौधरी ने लिखा था। और इकबाल ही वो व्यक्ति था जिसने पहली बार पाकिस्तान जैसे नाम की बात की थी। और ये पाकिस्तान एक नया मुस्लिम राष्ट्र होगा, इसकी अधिसूचना कहां पे ली गई थी? तो इंडियन मुस्लिम लीग का वो कॉन्फ्रेंस हुआ था और ये कॉन्फ्रेंस 1940 में हुआ था। यहाँ पे मैं आईएनसी कांग्रेस का नाम ही हटा देता हूं, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आप जाने कि मुस्लिम लीग, जैसे कांग्रेस का हर एक साल अधिवेशन होता था, अलग अलग जगह होता था, अलग अलग अध्यक्ष होते थे, वैसे ही मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1940 का हुआ। इस अधिवेशन में क्या बातें निकल के सामने आई? तो ये बातें निकल के सामने आई कि हमें एक नया मुस्लिम राष्ट्र चाहिए और ये मुस्लिम राष्ट्र का नाम पाकिस्तान होना चाहिए। ये बातें जिस व्यक्ति ने कही उसका नाम था इकबाल। लिखें 1940 की पहली बात, इन लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। लिखें पहली बात, इन लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग Pakistan will be a new Muslim nation. In Lahore session of Muslim League, Pakistan will be a new Muslim nation demanded by Pakistan will be a new Muslim nation demanded by Muhammad Iqbal. जहां पे आपने मोहम्मद इकबाल लिखा है वहीं पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कंपोजर ऑफ सरफरोशी की तमन्ना। कंपोजर ऑफ सरफरोशी की तमन्ना, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। वंदे मातरम किसने गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने ना। नहीं, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र गुड, चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या है वंदे मातरम? नेशनल एंथम है या नेशनल सॉन्ग है? नेशनल सॉन्ग। यस, नेशनल सॉन्ग, वेरी गुड। सर आपने बोर्ड पे चौधरी इकबाल लिखा है एंड यू सेड मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल चौधरी पूरा नाम था, मोहम्मद इकबाल चौधरी। अच्छा, मोहम्मद इकबाल लिखो वो भी चलेगा, मोहम्मद इकबाल चौधरी पूरा नाम है। सर लेकिन पाकिस्तान के लिए तो जिन्ना ने बोला था ना। अभी अभी बताते हैं भाई,
टेंशन क्यों ले रहे हो जिन्ना पे आने पे? अभी करेंगे ना, जिन्ना को लाएंगे हम कैबिनेट मिशन प्लान में। लेकिन वर्ड पाकिस्तान ये देश होगा, पाकिस्तान जैसे वर्ड की शुरुआत किसने की? वो जिन्ना नहीं था। जिन्ना इस कड़ी में बहुत ज्यादा सक्रिय थे, लेकिन पाकिस्तान की रूपरेखा जिन्ना नहीं तैयार की थी। बट जो ज्योग्राफिकल है कि कहां से कहां तक होगा, वो जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो इसी व्यक्ति ने दिया था, दैट इज इकबाल मोहम्मद चौधरी। ठीक है, यस सर। ओके। अभी आते हैं कि भाई साहब 1940 चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, एक नई कंट्री की भी शुरुआत की जाने की भी घोषणा मोहम्मद ये मुस्लिम लीग कर रहा था। तो महात्मा गांधी को भी हुआ कि कुछ तो किया जाए। तो महात्मा गांधी ने एक नए आंदोलन की शुरुआत की, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए, अगर इंडिविजुअल, आईएनडी नहीं है, ये इंडिविजुअल है। अगर इंडिविजुअल हटा दें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात संभवतः हमने अपने लास्ट क्लास में की थी। सही या गलत? Yes, क्या sir. था ना? हाँ, तो दोनों अलग अलग है। अगर इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस पूछा जाए तो आंसर इज 1940। अगर सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस पूछा जाता है तो आंसर क्या दीजिएगा आप? अगर सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछा गया, आंसर क्या दीजिएगा? तो वो पहले कब हुआ था? हाँ, कब हुआ था वही तो पूछ रहा हूं। 1930 में। हाँ, यस। तो 1930 में सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जबकि ठीक 10 साल के बाद इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की शुरुआत हुई। ऑब्वियसली बात है, ये मूवमेंट की शुरुआत कौन करेगा? तो महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की। इसमें यह कहा गया कि आप प्रोटेस्ट करो, भाषण दो, लेकिन भाषण देने की जानकारी पहले ही आप जिला प्रशासन को दे दो और अपने आप को आप अरेस्ट करवा दो। क्लियर? तो यहां पे ये कहा गया कि आप ग्रुप में मत जाओ। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप बना के प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप इंडिविजुअली भी क्या कर सकते हो? तो रूल को आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। यहां पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला जो सत्याग्रही था, फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ individual civil disobedience movement was Sant विनोबा भावे। ये क्वेश्चन बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पहला सत्याग्रही कौन था या पहला फॉलोअर कौन था? आंसर इज संत विनोबा भावे। क्यों किया गया था इस इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की शुरुआत? तो एकमात्र कारण था, वो कारण ये था कि भारत के बिना परमिशन के, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल के जो परिषद था उसमें बहुत सारे इंडियंस आ चुके थे। तो ये जो कांग्रेस थी, उनका कांग्रेस का ये कहना था एटलीस्ट इंडियंस से ना पूछा जाए, लेकिन इंडियंस जो आपके गवर्नर जनरल के कार्यालय में काम कर रहे हैं उनसे तो कंसेंट लेना चाहिए कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप को शरीक करना है या नहीं। डायरेक्ट क्या किया गया? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना पूछे लॉर्ड लिंगलिंगटो उस समय के वायसराय थे, उन्होंने बोला कि इंडिया पार्टिसिपेट करेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और वही कारण बना आपके इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस का कि हमें बिना पूछे आपने डाला है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो हम एक नई आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और नई आंदोलन सिंगल कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, इस कारण से इंडिविजुअल का नाम दिया हमने। और जिस व्यक्ति को पहला हमने सत्याग्रही बनाया उसका नाम संत विनोबा भावे है। लिखें 1940 की पहली बात। दूसरी बात लिखें, महात्मा गांधी स्टार्टेड इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Mahatma Gandhi started individual civil disobedience movement. Mahatma Gandhi started individual civil disobedience movement, and the first satyagrahi was Sant Vinoba Bhave. Sant Vinoba Bhave. रीजन लिखें
The reason behind the starting of individual civil disobedience movement, the reason behind the starting of individual civil disobedience movement was there were no consent taken by लिलिंगतो, स्पेलिंग मैं लिख रहा हूं LINLIGHTOW है, LINLIGHTOW. There were no consent taken by लिलिंगतो, LINLIGHTOW. ब्रैकेट में लिखें गवर्नर जनरल who announced there were no consent taken by any Indians by लिलिंगतो, Governor General, and announced India as a participant in Second World War. India as a participant in Second World War. लिखा गया 1940 की तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, नाम है लिलिंगतो ऑफर या लिलिंगतो प्रस्ताव, LINLIGHTOW, लिलिंगतो ऑफर, या फिर इसको लिलिंगतो प्रपोजल भी बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। ये लिलिंगतो कौन थे भाई? ये लिलिंगतो आपके उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। उन्होंने एक ऐसा ऑफर दिया जिस ऑफर में यह कहा गया था कि विदाउट कंसेंट ऑफ मुस्लिम से बिना किसी भी राय विचार या मशवरा किए हुए कोई भी रूल या कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। ये जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी फिर से फूट डालो और राज करो, है ना, डिवाइड और रूल पे अपनाई गई थी, जिससे मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था। क्या अब आप बता दें कि किसी कम्युनिटी के बिना एक्सेप्टेंस से कोई रूल ही नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि रूल आना बहुत टफ हो जाएगा। तो लिलिंगतो ने 1940 में जब सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की शुरुआत हो गई, या फिर 1940 में आपकी लिलिंगतो ने ऑफर दिया मुस्लिमों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि विदाउट कंसेंट ऑफ मुस्लिम कोई भी रूल पास या अमेंड नहीं होगा। द रीजन वाज ओनली वन कि हमें फिर से क्या करना है, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना है। क्वेश्चन सिर्फ एक पूछा जाएगा आपसे कि लिलिंगतो ऑफर किस ईयर में आपके पास आया है। आगे डिटेल तो मैं आपको बता रहा हूं आपके सिर्फ कंसेप्ट के लिए कि लिलिंगतो ऑफर में आखिर क्या लिखा हुआ था, बट आपसे क्वेश्चन सिर्फ एक पूछा जाएगा कि पीरियड बताइए 1940 की, या फिर आपके पास क्रोनोलॉजी आएगी उसमें आपको 1940 लिलिंगतो ऑफर में टिक मार्क करना पड़ेगा। क्या था ये लिलिंगतो ऑफर? मैं बता दूं कि मुस्लिम स्ट्रॉन्गर पॉलिसी। लिखें ये तीसरी बात 1940 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं तो कहूंगा अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये छोटे लेवल एग्जामिनेशन की, अभी मैं बड़े यूपीएससी पे नहीं हूं, ये एसएससी और रेलवे का फ्रीक्वेंट टास्क क्वेश्चन है कि लिलिंगतो ऑफर कब आया था। अगर बहुत टफ किया तो फिर कारण दे दिया जाएगा और उस कारण से फिर बाद पूछा जाएगा कि किस चीज से रिलेट करता है ये। तो लिखें लिलिंगतो ऑफर 1940 की तीसरी बात है। लिखें टू प्रोवाइड preference of Muslim community, to provide preference of Muslim community into any rule making policy or amendment मतलब सुधार करना, और amendment in rule, to provide preference in any rule making policy or amendment in rule until the consent of Muslim received
rule will not be passed. Rule will not be passed. Was described. लिलिंग तो ऑफर मुस्लिमों को फिर से नया वर्चस्व देने की ये ऑफर थी। इस ऑफर ने आईएनसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। एक तो ऐसे ही अलग प्रांत की बात कर रहे थे, अलग नेशन की बात कर रहे थे, इकबाल ने उसका पूरा रूपरेखा ढांचा ज्योग्राफिकल बंटवारा ऑलरेडी कर लिया था। जिन्ना सबसे ज्यादा उसमें आगे लीड कर रहे थे। अभी आए 1940 से आगे जब हम चलेंगे, देखिए 1935 में 1939 में हमने सिर्फ ही दो बातें बताई थी आपको। एक क्या बताया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, कारण भी मैंने आपको बताया और कारण के साथ साथ डेट भी मैंने आपको बताया। दो अलग गुट का भी नाम बताया कि एलाइड में कौन है और एक्सिस में कौन है और किस तात्कालिक कारण से सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हमने की थी। इससे लेके कब तक ये वर्ल्ड वॉर 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चला था, ये 1939 की पहली बात थी। 1939 की दूसरी भी बात मैं बताई थी। क्या बताया था? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस के उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस नेताजी के द्वारा किया गया था। बाद में नेताजी को फिर से उस पार्टी से निकाल दिया गया, दैट इज डिफरेंट इशू, बट फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। 1940 में हमने आपके साथ तीन बातें बताई है। पहला, सर की आवाज क्रैक हो रही है क्या? सर का वीडियो बफर हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ताकि हेलो सर। सर एक मिनट। और सर हिंदू जी। के लिए हमने गवर्नर जनरल लिलिंगटन ने ये ऑफर दिया था। सर दूसरा, सर सर आपका वीडियो बफर हो रहा है और आवाज क्रैक हो रहा है। बहुत अभी ज्यादा। आवाज आ रही है? हाँ सर, क्लियर। अभी सर फिलहाल ठीक है। ओके, तो 1940 में पहला तो लिलिंगटन ऑफर था। दूसरा था कि नए प्रांत हो रहा है, पाकिस्तान की मांग। नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है सर। अभी आ रहा है ना? हाँ सर। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है ओके अभी। ओके ओके ओके, एक मिनट। है ना, पाकिस्तान जैसे प्रांत की मांग, जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान का मॉड्यूल पेश किया, जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान का नाम पेश किया, उस व्यक्ति का नाम मैंने आपको चौधरी इकबाल मोहम्मद के रूप में बताया है। और 1940 में एक और भी बात मैंने आपको बताई थी। क्या था पहला? इंडिविजुअल सिविल ओबीडियंस। इंडिविजुअल, अपने आप को आंदोलन में रखो, अपने आप को आप अरेस्ट करवाओ, दैट वाज इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। से भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले सत्याग्रही थे, उनका नाम दैट इज संत विनोबा भावे। अभी हम चलते हैं करो या मरो, डू और डाई। एक ऐसा स्लोगन जिस स्लोगन की शुरुआत हो रही थी, उस स्लोगन की शुरुआत जिस मूवमेंट में हुई, उस मूवमेंट को जिस नाम से हमने जाना, महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया मूवमेंट था। संभवतः यही वो मूवमेंट थे जिसमें आपकी 1947 की आजादी के बीच छुपे हुए थे। उस मूवमेंट का नाम दिया गया क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन डू और डाई का नारा देने से पहले आपको उस मिशन पे हम लेके चलते हैं जिस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक का नाम दिया था। उस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। अलेक्जेंडर क्रिप्स के नेतृत्व में 1942 में भारत का अपना स्वशासन होगा। स्वशासन कहने का मतलब भारत का खुद का एक शासन होगा। इसकी रूपरेखा बनाने के लिए आपकी इंग्लैंड से अलेक्जेंडर क्रिप्स आपके इंडिया में पदार्पण कर चुके थे, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि क्रिप्स मिशन कब आया है, आंसर इज 1942। दूसरी बात, इस क्रिप्स मिशन का दूसरा एक और आने का कारण था, वो ये था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को डाला गया है, उसमें इंडियंस का हमें सहयोग मिले। तो आप अक्सर अगर पूछा जाए
कि क्रिप्स मिशन के आने का रीजन क्या था, तो रीजन पहला ही ये था कि इंडियंस का हेल्प, कहां हेल्प चाहिए भाई, तो हमें वहां हेल्प चाहिए जहां पे अभी हम वॉर में जूझ रहे हैं, और वो वॉर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन क्रिप्स के आने के बाद आईएनसी और आईएमएल, यस, इन दोनों से वार्ता करने के बाद भी क्या इंडियंस का हेल्प या इंडियंस का कंसेंट इस अलेक्जेंडर क्रिप्स को मिला? आंसर इज नो। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ क्रिप्स मिशन फेल हो गया, और जैसे ही फेल हुआ महात्मा गांधी ने एक नए मिशन की शुरुआत कर दी, एक नए मूवमेंट की शुरुआत कर दी, नाम दिया हमने क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले यू प्लीज पेन डाउन 1942 की पहली बात, वो बात है आपसी CRIPS, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन लिखें 1942, 1940 मत लिखिएगा, 1942 लिखें। अंडर द chairmanship of under the chairmanship of Sir John Cripps, under the leadership of Sir John Cripps, the mission was arrived in India. The mission was arrived in India to get the help or consent, from Indians, for Second World War. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, there were conversation in between Cripps and INC/IML. There were conversation between INC/IML, which was further rejected by both the party. And Cripps mission failed. Sir, which were? Cripps mission, Haji, Oh, which were rejected by both the party, and Cripps mission failed. जिस मिशन से आया था भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, वो मिशन सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि दोनों पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया। एज ए रिजल्ट क्रिप्स मिशन फेल्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, डबल इन्वर्टेड कॉमा में और अंडरलाइन लगाएं। महात्मा गांधी कॉल्ड क्रिप्स मिशन as PDC, फुल फॉर्म लिखें, पोस्ट डेटेड चेक। सुना है ना PDC चेक? सर क्या बोल? हाँ, यस सर। पोस्ट डेटेड चेक। आगे के दिए, बेसिकली महात्मा गांधी कहना था कि ये जो क्रिप्स मिशन है वो तात्कालीन में कोई भी हेल्प हमारी नहीं करने वाला है, बहुत लंबा ये अभियान है, इस कारण से इस अभियान का नाम ही दे दिया पोस्ट डेटेड चेक। किसने बोला? महात्मा गांधी ने बोला। किसको बोला? क्रिप्स मिशन को बोला। नाम क्या था? PDC था, दैट इज पोस्ट डेटेड चेक। 1942 में दूसरी बात आप लिखें, क्विट इंडिया मूवमेंट, और सबसे बड़े नंबर में लिखिएगा 9th of August
अगस्त के लिए 8 ना, 9th ऑफ अगस्त 1942। ये नंबर भूलने का नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई है? जैसे आपने चौरी चौरा को 5 फरवरी 1922 के रूप में याद रखा है, महात्मा गांधी के रोल बैक को 12 फरवरी के रूप में याद रखा है, जालियांवाला बाग को 13 अप्रैल के रूप में याद रखा है, ठीक उसी तर्ज पे 9 अगस्त 1942 को भी आप याद रखिएगा कि इस 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने जिस नए मूवमेंट की शुरुआत की, उस मूवमेंट का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। and given the slogan of do or die, करो या मरो। given the slogan of do or die, quit India movement, 9th of August 1942, महात्मा गांधी। given the slogan of do or die। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ओके। अभी 1942 में तीसरी बात आप जानिए कि एक नए पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट फिर से हो गया। उस पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट करने का नजर कुछ और था। वो ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी इंडियंस गए थे उनको बंदी बना के रखा गया था। वहां पे उन बंदियों का एक पार्टी फॉर्म किया गया और उस पार्टी का नाम दिया आजाद हिंद फौज, है ना। लिखें 1942 में तीसरी बात, इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय, इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय, इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह। Indian National Army was founded by INA, इसका छोटा फॉर्म है INA, Indian National Army was founded by Captain Mohan Singh। In 1942, further INA was founded by, दो बार INA आया, एक 1942 में, एक 1943 में। आपसे जैसा काम पूछा जाए वही नाम आप बताएंगे। आपसे पूछा जाए कि INA का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया, आंसर इज डायरेक्ट मोहन सिंह। आपसे जब तक ये ना पूछा जाए कि INA का एस्टैब्लिशमेंट जो सुभाष चंद्र बोस ने किया है कौन से ईयर में किया है, तब तक आपका आंसर 1943 नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग ईयर में सेम पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट दो अलग अलग व्यक्ति के द्वारा किया गया है। एक मोहन सिंह के द्वारा जो ओरिजिनल था 1942 में, एक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो डुप्लीकेट था इन 1943 में। तो 1942 में ही लिखें, 1943 की भी बात लिखें। तीसरी बात जो आप लिख रहे हैं उसमें लिखें INA, इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय कैप्टन मोहन सिंह। उसी में स्टार बना के आप लिखें फर्दर INA वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1943। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, फर्दर INA वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1943। सर बोलिए मैडम। सर वो क्रिप्स मिशन में सर जॉन थे, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? मैडम कहां से आएगा क्रिप्स? ब्रिटेन का? क्रिप्स मिशन कहां से आएगा? ब्रिटेन? हाँ, यस।
बिकॉज अगर हम कोई लोग ने दूसरी पहले कंट्री होगी, जैसे मैंने एनी बेसेंट के नाम बताते समय उनके कंट्री का नाम बताया था, रीजन वाज कि एनी बेसेंट के नाम से लगता हो सकता था कि वो ब्रिटेन की लगती, लेकिन चूंकि आयरलैंड की थी इस कारण से मैंने नाम अलग स्पष्ट बता दिया कि आयरिश थी। लेकिन अदर देन इंडियन नाम जो भी आपको लगता है वो सब कहाँ के होंगे? लिलिंगतो साहब कहाँ के होंगे? वोवेल साहब कहाँ के होंगे? माउंटबेटन कहाँ के होंगे? सर जॉन क्रिप्स कहाँ का होगा? अलेक्जेंडर कहाँ का होगा? है ना, डायर कहाँ का होगा? ये सब कहाँ के होंगे? तो डोंबिवली ब्रिटेन के के। होंगे, है ना। तो ब्रिटेन का नहीं होगा, नहीं ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे ऊपर राज कर रहा है वही का होगा, है ना। तो सर उन लोग ने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था ना इंडियंस को इसमें विदाउट कंसेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो अभी हेल्प क्यों यस, मांग रहा था वो? हाँ, अभी वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड कर दिया था तो सपोर्ट मिल रहा था क्या उसको? सपोर्ट अच्छा। मिल रहा था क्या? नहीं, हाँ। सपोर्ट नहीं मिल रहा था ना। हमने डाल दिया इंडियंस को, मतलब इंडिया एक पार्टिसिपेंट है वर्ल्ड वॉर में, लेकिन सपोर्ट ही नहीं मिल रहा ना। अब आपने अपने आप को डाल दिया कि यूपीएससी कहाँ प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन घर वाले अगर सपोर्ट कंसेंट दे ही नहीं तो प्रिपरेशन करने में मन लगेगा क्या आपका? नो मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, है ना। तो वैसा ही था कि डाल तो दिया, क्योंकि हम लोग उपनिवेश थे। उपनिवेश कहने का मतलब एक कंट्री ऊपर राज कर रही है, उसके नीचे अलग अलग छोटी छोटी कंट्रियां हैं, दैट इज कॉल्ड उपनिवेशवाद। तो बहुत सारे, ब्रिटेन एक ऐसा मात्र कंट्री है जिसने बहुत सारे कंट्री पे राज किया, तो उन सारे कंट्री को उसने पार्टिसिपेंट के रूप में डाल दिया। लेकिन फर्दर उनका सपोर्ट मिले, सपोर्ट अगर मिलेगा तो सेना में भर्ती होंगे, सेना में भर्ती होंगे तो भाई जाएंगे वो वहां के जहां पे सेकंड वर्ल्ड चल रहा था, वहां पे तोप बारूद के गोले खाएंगे और सदा के लिए अमर हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ सर, समझा। यस। थैंक यू सर। अभी हम कौन से ईयर में हैं? 1942 खत्म हो गया था ना। हाँ सर। 1942 के बाद 1943, 1944, 1943 और 4 में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई थी। 1943 में बड़ी बात हुई थी, 1942 सर आवाज है, that ब्रेक is हो the रहा है। INA establishment by Charleston Boat, which is a copy of INA original established by Captain Singh। तो 1943 में एक बात है, इसको सर आप फिर क्या से बोल प्रिंट आउट रहे हैं करना समझ चाहें तो नहीं आ आप रहा। क्रमबद्ध लिख सकते हैं, अदरवाइज उसकी नहीं है। 1944 का इतिहास हाँ अभी आ रहा है। हाँ सर। अभी हाँ, तो 1944 का इतिहास मौन है। 1945 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था, वो कॉन्फ्रेंस एक ऐसे जगह पे हुआ जो जगह बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे मैं बताता हूं, लाहौर प्रपोजल है, या पूना पैक्ट था। पूना पैक्ट याद है ना? राजेंद्र प्रसाद आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गए थे येरोडा जेल में, कुछ याद है? सुना लगी हो या अजूबा लगी हो? यस सर, याद है याद। सुना हुआ है सर। हाँ सुना है ना, पूना। हाँ ठीक है, तो वो पूना पैक्ट था। वैसे ही आपके इस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वोवेल। तो उसको आप दो नाम से याद कर सकते हैं, एक तो वोवेल ऑफर, या फिर ये जो वोवेल ऑफर था ये जिस जगह पे हुआ था वो जगह थी शिमला। तो शिमला समझौता भी आप याद कर सकते हैं। तो शिमला कॉन्फ्रेंस आप याद करें या वोवेल ऑफर आप याद करें, बोथ आर सेम इन द ईयर 1945, है ना। तो लिखें 1945 में पहली बात लिखें शिमला कॉन्फ्रेंस। 1945 में लिखें शिमला कॉन्फ्रेंस स्लैश वोवेल, WA, ऐसा स्पेलिंग लिखिएगा, WAVELL, वोवेल। ये गवर्नर जनरल थे, जैसे लिलिंगतो गवर्नर जनरल थे, आने वाले समय में माउंटबेटन का हम नाम बताएंगे, लॉर्ड डलहौजी थे, वैसे ही ये भी थे। शिमला कॉन्फ्रेंस स्लैश वोवेल प्लान। वोवेल प्लान क्या था भाई इस प्लान में? तो इस प्लान में वोवेल साहब पहुंच गए थे आपकी इंडिया में। इंडिया में वो पहुंच गए थे शिमला,
और फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ना हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, तो हम अभी 1945 जैसे ईयर की बात कर रहे हैं। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम बात कर रहे हैं किसके साथ, तो आईएनसी और आईएमएल के साथ। तो लिखें शिमला कॉन्फ्रेंस was a offer given by Wavell. Simla Conference was an offer given by Wavell to frame new constitution, to frame new constitution for Indians, to frame new constitution for Indians having different based offer, having different based offer। बहुत सारे उसमें ऑफर में थे कि गवर्नर जनरल के जो कार्य परिषद है उसमें सिर्फ इंडियन ही होंगे। अभी से पहले क्या था कि 50% इंडियंस होंगे। अभी इस ऑफर में क्या कहा गया कि जितने भी गवर्नर जनरल के कार्य परिषद में होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही होंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रपोजल दिए गए इंडियंस को, जिसको हमने वॉवेल प्लान बोला कि वॉवेल का ये प्लान है, इसको इंडियंस वाले एक्सेप्ट करें या ना करें। तो इंडियंस वालों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आईएनसी एंड आईएमएल म्यूचुअली एक्सेप्ट वॉवेल प्लान। आईएनसी जैसे क्रिप्स मिशन फेल हो गया, साइमन कमीशन फेल हो गया, बट ये पास हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो इंडियंस के हक में कही गई थी। नए संविधान जैसी बड़ी बातें इसमें कही जा रही थी। इस कारण से दोनों बड़े पार्टियों की तत्कालीन दोनों बड़े पार्टियों ने इसको एक्सेप्ट किया। लिखें आईएनसी एंड आईएमएल म्यूचुअली एक्सेप्टेड दिस प्लान, म्यूचुअली एक्सेप्टेड दिस प्लान। 1945 का काम खत्म। ओके, आप में से कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए हैं क्या? अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा भाई, जो पढ़े हुए हैं वही बताना। किसी ने पढ़ा है क्या? नहीं किसी ने नहीं? तो क्या पढ़े हो? सब इंजीनियरिंग करके आ गए हो क्या? नहीं सर, क्या पढ़े हैं आप बताइए? कॉमर्स। हम सब कॉमर्स वाले हैं। दूसरा बैकग्राउंड कुछ और है कोई कॉमर्स के अलावा? नहीं। ओके, देखिए 1945 में अवधारणा तैयार हो गई थी। वो अवधारणा था कि नया संविधान भारतीयों के लिए बनेगा। इससे लोग खुश भी थे, लेकिन एक पार्टी थी जो नाराज चल रही थी। उस पार्टी का नाम था, क्या नाम हो सकता है? इंडियन मुस्लिम लीग। यस, उस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग, क्योंकि वो पार्टी हमेशा से फ्रॉम द ईयर 1906, सही है गलत? 1906 कुछ याद आ रहा है? किसका माइक ऑन है भाई? यस सर, याद आ रहा है। मुस्लिम लीग 1906, कुछ बातें ताजा हो रही है क्या? 1906 हाँ, में सर। हमने इसका हाँ, एस्टैब्लिशमेंट किया था आगा खान ने। आगा खान ने ओके ओके, ठीक है। मतलब कुछ तो लग रहा है कि कुछ तो जान है, ठीक है, कुछ तो याद हो रहा है। 1945 के शिमला समझौता के बाद एक बड़ी मिशन आपके इंडिया में आ गई। उस मिशन का नाम दिया कैबिनेट मिशन प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है और बार बार ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब आया। तो आंसर आप क्या दीजिएगा? तो कैबिनेट मिशन प्लान जिस ईयर में आया है वो ईयर आपकी आजादी से ठीक 1 साल पहले है। और इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग शामिल थे। कौन कौन थे? तो क्रिप्स, उसके बाद लॉरेंज, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। 3 लोग शामिल थे, क्रिप्स, लॉरेंज और अलेक्जेंडर। इन तीनों ने मिलके भारत के संविधान की अपनी एक रूपरेखा तैयार कर दी। तो सबने संविधान की एक रूपरेखा तैयार कर दी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को गठन कर दिया। और ये जिस दिन एस्टैब्लिश हुआ वो दिन था 9 दिसंबर
1946, 9 दिसंबर 1946 में कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। इस दिन से हमारे पास जो समय लगा वो समय था 2 साल, 2 ईयर 11 डेज और 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। भाई क्या ये दिन है? तो हमने जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फ्रेम किया वो दिन था 9 दिसंबर 1946। यहां से भारतीय संविधान को बनाने की हमने शुरुआत की और भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा और भारतीय संविधान फाइनली बन के तैयार हो गई। कब? 26 नवंबर 1949 को ये भारत की संविधान बन के तैयार हो गई और जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया 26 जनवरी 1950। जितनी डेट लिखा हूं, जितना कार्ड डेज लिखा हूं, वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। पूछा जाएगा टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना वक्त लगा? आंसर ऐसे ही याद कीजिएगा, 211 एंड 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और पूछा जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडॉप्टेड, तो आंसर इज 26 नवंबर 1949। पूछा जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली इनेक्टेड किस दिन हमने लागू किया इंडियंस के लिए? आंसर इज, इस दिन हम बनाते हैं ना गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ, तो हम आखिर रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली अपने लिए क्या किया था? इनेक्ट किया था। अडॉप्ट हमने इस दिन किया, इनेक्ट हमने इस दिन किया, दैट इज 26 जनवरी 1950। यहां से शुरुआत, यहां पे हमने खत्म। लेकिन शुरुआत और खत्म के बीच में 2 इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए आ गए। एक डेट था 15 अगस्त 1947 और दूसरा था पाकिस्तान बोला कि इंडिया से पहले ही हम एक नए राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो 14 अगस्त 1947। ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें पहला दिन तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा कि हम आजादी दिवस कौन से दिन में मनाते हैं। बट पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे हम कब मनाते हैं? 14 एक दिन पहले हम मनाते हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक नया राष्ट्र के रूप में बन गया, उसकी इंडिपेंडेंस की घोषणा हो गई। घोषणा से पहले भी आप जानिए कि उस समय के जो लॉर्ड गवर्नर जनरल थे उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है माउंट बेटन। Mountbatten was the last Governor General of dependent India and first Governor General of independent India, whereas C.R. Gopalachari was the first Indian Governor General of independent India. मैं क्या बोल रहा हूं 1 by 1 करके लिखाऊंगा, लेकिन पहले लिखें आप 1946 में पहली बात कैबिनेट मिशन प्लान लिखें। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान लिखें। Cabinet mission plan under the chairmanship of cabinet mission plan under the chairmanship of Lawrence, Cripps and Alexander. Cabinet mission plan under the chairmanship of Lawrence, LOW होगा यहां पे, LOWRANCE। फिर से मैं लिखता हूं LOWRANCE अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन प्लान अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर टू फ्रेम न्यू constitution by establishing constitution assembly on, अंडरलाइन कीजिए, स्टार मार्क और अंडरलाइन करके डेट को, ऑन 9th दिसंबर। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th दिसंबर
1946. Cabinet mission plan under the chairmanship of Lawrence, Cripps and Alexander to frame new constitution and to establishing Constitution Assembly on 9th of December 1946, which took 2 year, 11 month, 18 days, which took 2 year, 11 month and 18 days. 18 days. And finally, Indian Constitution was adopted. And finally, Indian Constitution was adopted on. Finally, Indian Constitution was adopted on 26/11. ये 11 है नवंबर 26/11. ये 26/11 कुछ याद आता है क्या? कुछ हुआ था क्या वर्ल्ड इतिहास में? कुछ बड़ी बातें? टेरर अटैक, हाँ, टेरर अटैक सर 2006. कसाब भी हुआ था 26/11 को क्या? सॉरी टेरर अटैक. कसाब नहीं हुआ था, वो पेंटागन और WTC सेंटर पे टेरर अटैक हुआ था, है ना? Adopted on 26th of November 1949 and enacted on. हमने कब अपनाया और कब लागू किया, दोनों में अंतर है. And implemented on 26th of Jan 1950. 26th of Jan 1950. कहानी के बहुत नजदीक हैं. आजादी के सिर्फ 1 साल पीछे थे. पूरी रूपरेखा तैयार हो गई थी. B.R. अम्बेडकर अपने काम में लग गए थे. अलग अलग देशों से अलग अलग संविधान की जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने चुराना शुरू कर दिया था. 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरी तरह संविधान को हमने बना के तैयार कर दिया था. और लागू करने से पहले आप 1947 के इतिहास, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की आखिरी पार्ट है ना, जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री आके समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कुछ ऐसी घटना आपके इतिहास में हुई ही नहीं जिससे हम आजाद हो. इसका यहाँ पे आके भारतीय इतिहास मौन हो जाता है. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंडिया. लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगे दिल को, इसका आंसर मैं लिखा रहा हूं. इंडिया इंडिपेंडेंट ऑन 15th of August 1947. Pakistan celebrated Independence Day on 14th of August 1947. बट ये जो दोनों बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ डिपेंडेंट इंडिया and first governor general of independent India was Lord Mountbatten, whereas C.R. Gopalachari was the first Indian Governor General of Independent India. इस दोनों में अंतर महसूस कीजिए और जहां नहीं समझ में आए मेरे से पूछिए कि सर ये क्या लिखा है और क्यों लिखा है. पाकिस्तान ने अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाया वो भारत से एक दिन पहले मनाया, 14th को मनाया. गुलाम भारत और स्वतंत्र भारत के जो आखिरी और पहले रिस्पेक्टिव गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था C.R. गोपालाचारी, चित्तरंजन गोपालाचारी. तो लॉर्ड के बाद क्या लिखा है आपने? लॉर्ड माउंटबेटन. स्पेल कर दो ना वेटन की. MOUNTVETAN. ओके, थैंक यू. लॉर्ड माउंटबेटन.
सर साइड हट जाऊं? लो पूरी तरह हट जाता हूं। ये गोपाल के बाद क्या लिखा हुआ है? CR गोपालाचारी, गोपालाचारी, CHARE। उसके बाद सर इसके बाद was the CR गोपालाचारी के बाद हाँ CR First गोपालाचारी है वो। वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर। इंडियन है ना, पहले भारतीय हैं। जैसे एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू में अंतर बताया था, वैसे ही यहां भी अंतर आपके माउंटबेटन और CR गोपालाचारी में है। एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC, whereas Sarojini Naidu was the first Indian female of INC. Similarly, Mountbatten was the first Governor General of Independent India, and first Indian Governor General of Independent India was CR Gopalachari. सर इंडिपेंडेंट होने के बाद चेंज नहीं किया था क्या गवर्नर जनरल? किसमें किसमें बोलो बोलो। नहीं कुछ। देखो इंडिया 15 अगस्त जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन तक माउंटबेटन ही थे। उसके नेक्स्ट डे हमने CR गोपालाचारी को बनाया है। समझ में आया? तो जिस दिन हम आजाद हुए उस दिन तो माउंटबेटन साहब ही थे, तो हमें पहला तो उन्हीं को अंकित करना पड़ेगा। ओके सर। और यही आपके एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन है। मतलब इंडिया कब आजाद हुआ, पाकिस्तान कब आजादी मनाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। चिल्लर चोर एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछा जाएगा, छोटी से छोटी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है। दिल को सांत्वना देने के लिए हम 15 अगस्त याद करते हैं, किसी काम का डेट नहीं है। बट ये जो नाम है, जहां पे कंफ्यूजन होता है वहीं पे क्वेश्चन फंसता है। ओके, अभी तक कोई दिक्कत? नो सर। नो तो मुझे 1857 के सिपाही विद्रोह, INC का एस्टैब्लिशमेंट, 1905 से लेके 1947 तक का इतिहास किसके पास याद है, जो मेरे से ये ऑफर दे रहे हैं कि सर कोई सा भी क्वेश्चन पूछो। कोई तो बोलो कि सर ये पूरी बात मुझे याद है, आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछिए, मैं बिना अपने नोटबुक का सहारा लिए हुए आपको आंसर बताऊंगा। कौन है वो? कोई है? कोई नाम? अब नाम ही नहीं लेगा कोई, तो उठो। कोई नहीं। अभी मॉडर्न हिस्ट्री खत्म नहीं हुआ है। हम मॉडर्न हिस्ट्री के फ्रीडम स्ट्रगल को खत्म कर दिए हैं, जबकि बहुत सारे पार्ट अभी बाकी हैं। लगभग 2 क्लास और लगेगी मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करने में, जिसमें एक क्लास में आपकी जो भी निक नेम है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला, सुभाष चंद्र बोस को नेता किसने बोला, तो ये सब, या फिर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या फिर माउंटबेटन, या फिर जो भी आए आपके गवर्नर जनरल, उनका एक तालिका होना चाहिए। वो भी आपके लिए अभी तक बाकी है ना। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको हमेशा 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए दिखता है कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी बुक्स लिखी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी बुक्स लिखी है। तो अभी अमूमन आप जान लें कि 2 क्लास अभी भी आपके मॉडर्न हिस्ट्री के बाकी हैं। फिर उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो फर्स्ट लाइन फैक्ट तक आप जान गए हैं। और इसको पढ़ने के साथ जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, हर एक ईयर का अलग अलग नोट्स आपको मिलेगा, और उसको अगर पढ़ लिया तो फिर संभवतः 90% मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे बनना चाहिए। कंडीशन अप्लाई कि चीजें याद होनी चाहिए। इतिहास एक ही चीज से परेशान करता है, वो है रात में पढ़ा और दिन में सफा। रात में पढ़िएगा और दिन में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस एक मूवमेंट था, यही नहीं पता चलेगा। अगर कल होकर याद भी हो गया और हमने अगर इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत कर दी या इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर दी, और उसके बाद अगर हम आर्टिकल और सेक्शन में अगर चले गए और राष्ट्रपिता और उपराष्ट्रपति के बारे में अगर पढ़ने लगे, तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी हमने पढ़ा था, ये फिर से एक इतिहास बनकर रह जाएगा। तो इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों का रिवीजन करते रहें, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों को रिवीजन करने से ज्यादा बेटर है कि 1-2 बार रिवीजन करने के बाद आप SSC का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, SSC का आप मॉक टेस्ट ले लीजिए। अगर MPSC का कर रहे हैं तो उसका मॉक टेस्ट ले लीजिए। कहने का मतलब किसी भी एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट ले लीजिए। मॉक टेस्ट में क्या होगा, आपसे 2 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के रहेंगे,
2 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के रहेंगे। तो उस चीज को देखते देखते आपको ऑटोमेटिक याद होने लगेगी, हमने ये पढ़ा है, इसका आंसर ये है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रिमेंबरिंग द फैक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स। समझ में आया? Yes, सबके ऊपर से चला गया क्या? नो सर, समझ में आया? हाँ। हाँ तो संभवतः आज की क्लास में जो हम हैं वो 1947 तक की बात आपके साथ करने वाले थे, जिसको हमने कंप्लीट किया है। क्या क्या बातें किया हमने, तो आपके साथ बहुत बार रिवीजन किया है, लेकिन लक्षिता मैडम, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ मैडम, 1905 से लेके 1911 तक की घटना पर जरा प्रकाश डालिए। 1905 से लेके 1911 तक की घटना फटाफट बताओ, बुलेट लाइन बताओ। 1905 में बंगाल डिवीजन हुआ था। हाँ 10 स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ठीक है। और जो बंग बंग हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। ये ये डेट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका नोटबुक ठीक आपकी आंखों के सामने है। हाँ हाँ सर, भूल गई मैं सब कुछ, अभी एक बार वापस देख के रिवीजन हो रहा है। अच्छा है, बिल्कुल एक के बाद एक अगर बुलेट लाइन मिलने लगे तो समझ जाओ कहीं ना कहीं तो पूरा दाल ही काला हो गया है। ठीक है, 1911 का बताओ मैडम। 1911 हम्म 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था। जॉर्ज 5 was the only person who came to India। दिल्ली दरबार हुआ था बस। और सिर्फ एक ही चीज हुआ था। दिल्ली का, हाँ दिल्ली कैपिटल बना था इंडिया का। हाँ पहले बेंगलोर था ना कैपिटल? नहीं, कोलकाता। अच्छा कोलकाता था, ठीक है ठीक है, गुड गुड, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा, शुरुआत में आपको नोटबुक का सहारा लेना पड़ेगा, बट नोटबुक इज नॉट सफिशिएंट। जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा वो नोट्स के पीडीएफ आपको डाउनलोड करके रखने पड़ेंगे, और उस पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डाउनलोड करके मोबाइल में रख लिया है ना, और फिर जब स्पेस बहुत ज्यादा हो गया डिलीट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। अगर पढ़ रहे हैं तो सही दिशा और सही दशा से आप पढ़ेंगे, है ना। जो भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा वो नोट्स दोनों वर्जन में रहेगी, इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। उस नोट्स को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड नोट हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक फाइल बनाइए, उस फाइल के अंदर उसको लगाइए, है ना। और 2 बार अगर आपने रिवीजन किया है और तीसरी बार से आप अगर टेस्ट दे रहे हैं, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके इस जनरल स्टडी में आपको पीछे छोड़ सकती है। बट ये चीज आपको करना, जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीज आपको करनी पड़ेगी। मैं पढ़ाऊं या फिर दुनिया का कोई भी लेक्चरर आपको पढ़ाए, अगर आप उसका रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर इतिहास एक ऐसी चीज है जो संभवतः याद होने वाली नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर आपने कौन सा चूर्ण खाया है जो आपको हमेशा हर एक चीज याद रहता है? तो मैंने कोई चूर्ण नहीं खाया, मैं भी आपकी तरह जब 10 साल पहले स्टूडेंट था तो मैं भी ऐसे ही याद करता था, लेकिन अब तो वो पढ़ाते पढ़ाते चीजें सारी चीजें याद हो गई है। इस कारण से देयर इज नो चूर्ण कि मैं 100 रुपए में बाबा का कोई भस्म है जो आपको दे दूं, ऐसा कोई चूर्ण नहीं है। बार बार रिवीजन इज द ओनली वे, इज द ओनली सॉल्यूशन, जहां से आप अपने आप को कॉन्फिडेंट और बिल्कुल कहते हैं क्वेश्चन आया। और अभी क्या होता है, क्वेश्चन आने के बाद जो 5 चॉइस होते हैं उसमें हर एक 5 चॉइस को आप ऑड मैन आउट करते हैं कि हो सकता है ये नहीं हो सकता है वो नहीं हो, तो 2 को एलिमिनेट कर दिया, 3 बच गया। 3 में से भी एक को बहुत ज्यादा दमखम लगा के एलिमिनेट करते हैं, 2 बच जाता है। 2 बचने के बाद डायरेक्ट भगवान जी का नाम लेते हैं, जय मां दुर्गे लगा दो इस पे, है ना। तो ये चीजें तब तक आपके साथ होंगी जब तक आपने रिवीजन नहीं किया है। अगर वो चीजें आपने रिवीजन किया है तो आपकी आंख, अगर पूछा जाए कि सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की शुरुआत कब हुई, तो आपकी आंख डायरेक्ट 1930 को खोजेगी, बशर्ते को 5 चॉइस देखने के। इस टाइप से प्रिपरेशन करने से आपके एग्जामिनेशन का जो द्वार है वो बहुत नजदीक आपको दिखने लगेगा। अदरवाइज एग्जामिनेशन आएगा, उसका फॉर्म भरिएगा, एग्जामिनेशन दीजिएगा, रिजल्ट आने वाला नहीं है ना। तो ये मैं हमेशा आपको मार्ग दिखाते रहूंगा कि इस वे से आप प्रिपरेशन कीजिए, तो इस वे से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। तो आज की क्लास हम इतनी ही बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री की दूसरी क्लास और भी होगी, नेक्स्ट क्लास में उसकी हम बात आपके साथ करेंगे। आने से पहले आप एक बार जो वेबसाइट है वो रेफर कर लीजिएगा, संभवतः 1 से 2 पोस्ट आपको वहां पे अवेलेबल दिख जाएंगे।
आज के डेट में अवेलेबल आपके एसएससी, एमपीएससी या यूपीएससी या एसएससी जीएस रिलेटेड कोई भी पोस्ट वहां पे अवेलेबल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिखेंगे। बट आने वाले एक हफ्ता के अंदर आप उस वेबसाइट को रेफर कर लीजिएगा, जो भी learnbeyond.co.in है, नोटिफिकेशन वाले पेज पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के 1 से 2 पोस्ट आपको अवेलेबल मिलेंगे, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरे से पूछ लीजिए, अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। सर आपकी वेबसाइट पर बैंकिंग का भी आएगा क्या नोटिफिकेशन सर? अरे बैंकिंग का तो है ना भाई, वो तो लास्ट क्लास ही मैंने बताया था आपको, आप जाकर डाउनलोड करो, जो भी लास्ट क्लास हमने पढ़ाया है वो नोटिफिकेशन वाले पेज पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कीजिए। ओके सर, थैंक यू। नहीं सर, ठीक है, दिमाग से निकल गया। अरे कोई बात नहीं। ठीक है, चलें अलविदा कहें आपको, बैंकिंग क्लास में मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ओके सर, थैंक ओके यू। थैंक यू। ओके। नहीं, मैं नहीं गाऊंगा। नो,